हार गए मैडम, हार गई मैं। दिलाता इंसाफ मिला चुका। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं और अब ये आजाद है। ये वाक्य है जो बीती 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2012 में दिल्ली में हुए किरण नेगी बलात्कार और हत्याकांड मामले में 10 साल बाद देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों को बरी करके पूरे देश को सकते में डाल दिया। शायद ऐसा पहला केस था जिसमें क्रूरता की हद पार होने पर भी आरोपी बरी हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों आरोपियों को दिल्ली सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी किए जाने के बाद देश के लोगों में गुस्से का उबाल आ गया और सड़कों पर धरने हुए, प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि कैंडल मार्च भी हुए। यह हत्याकांड अपने आप में दिल दहला देने वाला था। पीड़िता के साथ जो हुआ वो सुनने मात्र से ही रूह कांपने लगती है। ये जानते हुए भी कि बर्बरता की कोई परिभाषा नहीं होती, फिर भी मन में सवाल उठता है कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। बलात्कार के बाद किरण के शरीर को तेजाब से जलाया गया, गुप्तांगों में कांच की बोतल डाली गई। ये तमाम कृत्य सुनने में जितने विभत्स लगते हैं, ये केस की अब तक की कहानी उतनी ही अजीब है। इसलिए आज हम जानेंगे कि क्यों इस हत्याकांड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों को बरी किया। लेकिन उससे भी पहले जानेंगे कि क्या था ये पूरा केस। तारीख थी 9 फरवरी 2012। गुड़गांव की निजी कंपनी में काम करने वाली किरण रोज की तरह अपने ऑफिस के काम को खत्म करके घर आ रही थी। वो अपने ऑफिस से थोड़ी ही दूर चली ही थी कि देर से पीछा कर रही एक लाल रंग की इंडिका कार ने उसे छावला के कुतुब विहार हनुमान चौक में रोक लिया और कार में बैठे तीनों बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। किरण ने उस दौरान खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अकेली युवती बदमाशों के सामने और कितना टिक पाती। कार में अगवा करके तीनों आरोपी उसे सीधे हरियाणा ले गए। हरियाणा से जाने के बाद तीनों आरोपियों ने उसका 3 दिन तक रेप किया। उसे जितना तड़पाया जा सकता था उसे उतना तड़पाया गया, जितना दर्द दिया जा सकता था उसे उतना दर्द दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो तीनों उसे भूखे शेर की मानंद नोचते रहे। रेप के बाद उसके शरीर को तेजाब से जलाया गया, उसके गुप्तांगों में कांच की बोतल डाली गई और अंत में उसे सरसों के खेत में फेंक दिया। इतनी बर्बरता से आप अंदाजा लगाइए कि अपराधी किस मानसिकता के थे। इधर कार में अगवा किए जाने के बाद सहेलियों ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई। 12 फरवरी 2012 को मुख्य आरोपी राहुल को लाल रंग की इंडिका कार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में राहुल ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपने भाई रवि और एक अन्य व्यक्ति विनोद उर्फ छोटू के साथ युवती को कुतुब विहार से किडनैप किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या करके शव झज्जर के खेतों में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने रवि और विनोद को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने रवि और विनोद के साथ जाकर शव बरामद किया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 365, 367, 376(2), 377, 302 और 201 के तहत आरोपी माना गया था। दिल्ली सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई में कई बातें सामने आई, जैसे कार में किरण के बाल मिले जिनका डीएनए पीड़िता के साथ मैच हुआ। गाड़ी में राहुल का सीमन सैंपल मिला। मृतका के सर पर जो चोट मिली वो गाड़ी में रखे उपकरणों से दी गई थी। इसके अलावा क्राइम सीन से राहुल की कार का बम्पर और एक उसका वॉलेट भी बरामद किया गया था। और भी तमाम सबूतों और लगभग 49 गवाहों को सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 19 फरवरी 2014 को दोषी करार दिया। इसके बाद सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हीं सबूतों पर विश्वास करने के साथ ही पाया कि मृतका के शरीर पर जो बाल पाए गए थे उनका डीएनए आरोपी रवि से मिलता है और कार में जो सीमन सैंपल मिला था उसका डीएनए आरोपी विनोद से मिलता है। ये सबूत निचली अदालत की नजर में नहीं आए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए 26 अगस्त 2014 को सजाए मौत का फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यहाँ तक कहा था कि इन्हें छोड़ना किसी भूखे जानवरों को छोड़ने जैसा है और इनकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। अब जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो राहुल के वकील ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह उलटते हुए जो सबूत पेश हुए थे उनमें से ज्यादातर सबूतों को सर्कमटेंशियल एविडेंस की संज्ञा दी। अब हम ये जानते हैं कि कोर्ट ने किस आधार पर इन आरोपियों को बरी किया जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की नजरों में दोषी थे। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ एकत्रित फॉरेंसिक साक्ष्य वैज्ञानिक रूप से और कानूनी रूप से साबित नहीं हुए थे।
पीड़ित के कथित अपहरण में किसी भी अपीलकर्ताओं की पहचान स्थापित नहीं की गई थी, यानी कि चश्मदीद नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि जिन परिस्थितियों में लाल रंग की टाटा इंडिका कार आरोपी राहुल से बरामद की गई थी और जिन परिस्थितियों में सभी तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए थे वो साबित नहीं हुए थे। कार का बम्पर, वॉलेट, हेयर स्ट्रेट्स के टूटे हुए टुकड़े जैसे लेखों की वसूली कथित रूप से उस स्थान से पुनः प्राप्त की गई थी जहां मृतका का शव पाया गया था। वो अत्यधिक संदिग्ध थे क्योंकि उनके संबंधित बयान के दौरान प्रमुख गवाहों द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव पक्ष के कुछ गवाहों को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया था जो आरोपियों के अधिकारों का हनन था। मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने परिस्थिति के आधार पर सबूत पेश किए थे। कोर्ट ने माना कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रोसिक्यूशन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर टिका हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर फैसला सुनाया। पीड़ित को किडनैप किया गया 9 फरवरी 2012 को और डेड बॉडी मिली 13 फरवरी 2012 को। इस बीच फॉरेंसिक में एक्यूरेट टाइम ऑफ डेथ नहीं बताया जा सका। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के स्थापित तथ्य केवल साक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। अभियुक्तों के अपराध की परिकल्पना को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या करने योग्य नहीं होना चाहिए कि आरोपी दोषी है। परिस्थितियां एक निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए, उन्हें छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए। साथ ही एक पूर्ण पुष्टि का होना अति आवश्यक है। इन मुख्य बिंदुओं के अलावा और भी तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आरोपियों को बरी किया। अब इस मामले में उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। इस केस में आगे क्या होगा उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।